सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना को अभी किसने शुरू किया। तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए अभी मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना को शुरू किया है और इसके लिए बजट रखा है 200 करोड़ रुपए का। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए है ये। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों और कस्बों को भी बड़े शहरों के जैसे अच्छी सुविधाएं देना ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। तो इसमें पहले चरण में राज्य के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है, वहां पे विकास किया जाएगा। और क्या क्या विकास होगा इस योजना के तहत? तो बेहतर सड़कें बनेंगी, अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था होगी, आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, स्वच्छता सुविधाएं दी जाएंगी, जल प्रबंधन और अन्य जो भी जन सुविधाएं होंगी उनका विकास यहाँ पर किया जाएगा। तो लाभ क्या होंगे, फायदे क्या होंगे? छोटे शहरों का तेजी से विकास होगा, लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी, रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, छोटे कस्बे भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। ठीक है, तो कौन सी योजना है मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना? कहां पर शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। अब मैं आपको सीधे छत्तीसगढ़ लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैं अपने छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर हो गई, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। देखो यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं, पंथी, राउत नाच, सुवा, कर्मा, पंडवानी, ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी पहला एडिशन हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में ही हुआ था और इसका मैस्कॉट क्या था? मोरवीर था। टॉप इसमें कर्नाटक रहा था। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया था यहीं पे। रानी दुर्गावती योजना यहीं पे शुरू हुई थी। इसमें क्या था? राज्य में जो बच्चियों का जन्म होगा, जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि परब 2026 का आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के राखी में एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना, जिसे सुरभि गोदाम भी कहते हैं, यहीं पर शुरू हुई थी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अभी छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर शुरू हुई थी। और 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो अभी बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ में हुई थी, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा दूसरा स्थान। मतलब अब भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर मार्केट बन गया है। पहले नंबर पर चाइना है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में इंटरनेट, क्लाउड और एआई से जुड़े डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बहुत तेजी से बड़े बड़े डेटा सेंटर खोले जा रहे हैं। डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर वह स्थान होता है जहां पे हजारों कंप्यूटर सर्वर रखे जाते हैं। ये सर्वर वेबसाइटों, मोबाइल एप्लीकेशंस, क्लाउड सेवाओं, एआई सिस्टम और ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वर्तमान में बात करें तो भारत की जो कैपेसिटी इस मामले में 1.6 गीगावाट की है, जबकि निर्माणाधीन और नियोजित जो क्षमता है वो 3.1 गीगावाट की है। और भूमि अधिग्रहण चरण में कुछ परियोजनाएं चल रही है, तो उसमें कैपेसिटी होने वाली है 10.5 गीगावाट से अधिक। और भारत में अगर शहरों के हिसाब से बात करें, सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर है? तो मुंबई में है, फिर हैदराबाद में है, फिर चेन्नई में है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब है। तो हमने इस प्रश्न में बात करी डेटा सेंटर, सबसे ज्यादा डेटा जो स्टोर होता है उस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में बात कर रहे हैं। ठीक है, एशिया पैसिफिक कंट्रीज में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे भारत है। अब इसी तरह से कुछ रैंकिंग्स, कुछ इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 91 है, टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के रैंक 131, टॉपर आइसलैंड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वें नंबर पर है और टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स या ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में
भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथा पर डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे, टॉप पर स्वीडन है। IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत 6ठे स्थान पर है। लेकिन सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो गाजियाबाद का लोनी था और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया था। ठीक है, तो लगभग 18 रैंकिंग से इंडेक्सेस से प्रश्न हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगली में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया? तो दो देश हैं, रशिया और इजराइल, दोनों को। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार इजराइल और रशिया की सेनाओं को ब्लैकलिस्ट सूची में शामिल किया है, जिन पर युद्ध या संघर्ष के दौरान यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस के आरोप लगे हैं। और ब्लैकलिस्ट में क्यों डाला है? तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार अगर पहले इजराइल की बात करें तो इजराइल के खिलाफ आरोप हैं कि उसने गाजा और वेस्ट बैंक में हिरासत में रखे कुछ लोगों के साथ यौन हिंसा के मामले दर्ज किए हैं, और इन आरोपों में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, जबरन नग्न करना, यौन उत्पीड़न और धमकियां, ये सब शामिल हैं। वहीं रूस के खिलाफ आरोप हैं कि उसने यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों और नागरिकों के साथ यौन हिंसा के मामले सामने आए हैं। यूनाइटेड नेशन ने 310 मामलों की पुष्टि भी की है और अधिकांश पीड़ित पुरुष बताए गए हैं। वैसे इसके बाद इजराइल और रशिया ने साफ इनकार किया है, उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनको दरकिनार किया कि भैया ये सब बकवास है, झूठ है। और वैसे बता दूं, संयुक्त राष्ट्र इससे पहले हमास को इस ब्लैक लिस्ट में ऑलरेडी डाल चुका है और उसी में अब रशिया और इजराइल को भी डाल दिया है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या इनको इस सूची में डालने से? ऐसा कोई सीधा आर्थिक या कानूनी प्रतिबंध तो नहीं लगता है, लेकिन दुनिया भर में उस देश की छवि खराब होती है, अंतरराष्ट्रीय दबाव और आलोचना बढ़ जाती है। यूनाइटेड नेशन की अगर बात कर लें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। टोटल मेंबर है 193। सबसे लेटेस्ट साउथ सूडान बना था 2011 में। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल से हैं। पहले नंबर के त्रिग्वे ली हैं, नॉर्वे से आते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इसके दूसरे नंबर के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? कल मैंने आपको बताया था। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं, उनका नाम है पी हरीश। देखो, दो देश हैं, इजराइल और रशिया, उनको भी देख लो एक बार। ये रहा इजराइल, ये अपनी कैपिटल जेरूसलम बताता है और करेंसी न्यू शकेल है। प्रेसिडेंट है इसहाक हरजोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। रशिया की बात करें तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अजय कोचर। तो अजय कोचर का नाम याद रखेंगे भैया, अभी भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ बन गए हैं। ये अजय कोचर खुद 1 जुलाई 19 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। कई सम्मान इन्हें मिल चुके हैं, जैसे परम विशिष्ट सेवा पदक 2026 में ही मिला, अति विशिष्ट सेवा पदक 2022 में इनको मिल चुका है। इस तरह से 9 सेना पदक इनको मिल चुके हैं। इतना नहीं याद रखना भैया, याद ही रखना है तो एक लाइन याद रख लो। हमारी इंडियन नेवी में वाइस चीफ अभी 48 नंबर के बने हैं। कौन? अजय कोचर बने हैं। अब आप कहोगे कि हमारे नेवल चीफ भी तो नए बने हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है कृष्ण स्वामीनाथन। उन्होंने किनको रिप्लेस किया? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अभी 1 जून 2026 से अपना पद, यानी कि कल से ही अपना पद संभाल लेंगे। मैं आपको बाकी तीनों सेनाओं के सब कुछ याद करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। आर्मी चीफ है हमारे उपेंद्र द्विवेदी, हमने कहा अब नेवल चीफ कल से बन जाएंगे कृष्ण स्वामीनाथन। एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ की बात कर ले तीनों सेनाओं में, तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ, अब देखो तीनों वाइस चीफ इसी साल बने हैं 2026 में ही, तो तीनों लेटेस्ट हैं, याद रखने हैं। तो इंडियन आर्मी में वाइस चीफ धीरज सेठ बने। इंडियन नेवी में आज हमने पढ़ी लिया अजय कोचर बन गए। और इंडियन एयरफोर्स में वाइस चीफ नागेश कपूर बने थे। और अगर बात करें सीडीएस भी नए बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीसरे नंबर के एनएस राजा सुब्रमणी, ये भी कल से बन जाएंगे। और इन्होंने स्थान लिया है अनिल चौहान का, जो दूसरे नंबर के सीडीएस थे। पहले वाले कौन थे? बिपिन रावत जी थे, जिनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। और तीनों सेनाओं के दिवस भी देख लो। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का सब कुछ हमने देख लिया। अब वैसे नियुक्ति वाला प्रश्न है, चलो हम नियुक्तियां ही आपको रिवाइज करवाते हैं फिर से। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के महासचिव बने अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने, मतलब कार्यकाल बढ़ गया। भारत के नए नौसेना प्रमुख कृष्ण स्वामीनाथन हमने देखा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमणी हमने देखा।
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय थलापति बने। इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखना, टीवी के तमिलगा वेट्री कजगम। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बने। सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने आर मुकुंदन। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने सहदेव यादव। सीबीआई के डायरेक्टर बने प्रवीण सूद, मतलब कार्यकाल बढ़ गया। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। यूआईडीएआई के नए सीईओ सौरभ विजय। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी गुणवीर सिंह बने। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष बने भरत सिंह चौहान। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग बने, मतलब इनका भी कार्यकाल बढ़ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो होंगे अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो उसके लिए भारतीय दल का शिव मिशन बनाया गया रोहित राजपाल को। और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा, इसके अध्यक्ष बने अभी पी जवाहर। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट जीरो पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। तो अभी केरल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी यानी कि घूस को खत्म करने के लिए भी प्रोजेक्ट जीरो नाम से एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सरकारी सेवाएं पाने के लिए किसी को रिश्वत न देना पड़े। अब ये कैसे भैया होगा, भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाएगा, क्या सोचा इन लोगों ने इसके बारे में? तो इन्होंने ये प्लान करा है कि भैया कोई भी अगर रिश्वत लेते हुए किसी बाबू का, किसी अधिकारी का हमें सबूत देगा, फोटो दे दो, वीडियो दे दो, तो हम आपको इनाम देंगे। मतलब उसके बाद उसकी जांच होगी कि उसका वीडियो, उसका फोटो सही है क्या नहीं है। अगर वो सही साबित होती है तो आपको 5,000 रुपये का नगद इनाम मिलेगा। और आपकी जो भी पहचान होगी, जो भी आपकी जानकारी होगी, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। तो मतलब ये चाह रहे हैं कि लोग लालच के चक्कर में, 5,000 रुपये के चक्कर में थोड़े से एक्टिव हो जाए, हर जगह इग्नोर न कर दे, अरे होने दो ना, ऐसा ही तो चलता है, ऐसा ही होता है, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोग रिश्वत लेने से डरेंगे। ये है इस पहल में प्रोजेक्ट जीरो जो केरल सरकार ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है मैंने आपको बता दिया, और कैसे इसको अंजाम देने के बारे में ये सोच रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दी। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको, केरल ने शुरू किया ना इसको, तो मैं आपको सीधे केरल ले चलता हूँ। ये रहा मैप में केरला। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है, एर्राविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम आपको मिलेगा पेरियार नदी पर। क्लासिकल डांस यहाँ का है, एक कथकली, एक मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। कुछ फेस्टिवल्स देखें तो ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यहाँ मनाया गया था। एक बार प्रश्न आता है एग्जाम में, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? तो याद रखना विश्व उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है, और सबरीमाला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ लें यहाँ से। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और ये बदलाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जा रहा है? अनुच्छेद 3। केरल सरकार ने टाइडल फ्लडिंग, टाइड्स के कारण, जो ज्वार भाटे के कारण जो बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा इन्होंने घोषित किया। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी केरल ने। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा की केरल ने। केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश थान्या नाथन सी बनी थी। और 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी, अभी इसको जीता किसने? सर्विसेज ने जीत लिया केरल को हरा के। और इंडियन ओशन शिप सागर पहल भारत की एक समुद्री पहल है, और इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ अभी कहाँ? कोच्चि में। जैसे याद रखना, ये जो केरल का तटीय शहर है ना कोच्चि, इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये प्रश्न तो एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड नेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड नेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है अपराधियों, नशा तस्करों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना। तो इस अभियान में क्या क्या किया जा रहा है? पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों और संदिग्धों की जांच की जा रही है। लंबे समय से लंबित गैर जमानती वारंट वाले अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है, और कानून के तहत निवारक कार्रवाई करना ताकि अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सके। ये सब
इस अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, इस ऑपरेशन के अंतर्गत किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तमिलनाडु पुलिस। तो अब मैं आपको सीधे तमिलनाडु लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैं अपने तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बने, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, पक्षी एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे आपको, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देख लें जो यहाँ बड़े फेमस हैं। पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, ताइपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तराई महोत्सव हो गया, हेतायम्मान महोत्सव हो गया। बाकी कुछ करंट अफेयर्स पढ़े यहाँ से। तो वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा वस्त्र टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया। भारत में कहाँ स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ? तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। मतलब ये एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली भी बनाता है, साथ में नया ईंधन प्लूटोनियम भी पैदा करता है। अभी पुंथडू उत्सव मनाया गया था तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के ऋतिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी। वर्ष 2025 में भारत में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य भी है तमिलनाडु। हर्बल लाइफ इंडिया और आईआईटी मद्रास मिलकर भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। कहाँ? चेन्नई में। मतलब ये जो सेंटर होगा ये पौधों की, प्लांट्स की कोशिकाओं से उपयोगी चीजें बनाने पर काम करेगा। और भारत का पहला शहरी मौसम परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई? चेन्नई। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनेगा तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में। इसे भारत और साउथ कोरिया मिलकर के बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे तमिलनाडु से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका 30 मई को। तो हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन यानी कि 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 30 मई को मनाते हैं ये दिन। और इस समाचार पत्र की बात करें जो उद्दंड मार्तंड है, इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था कोलकाता में। ये एक साप्ताहिक यानी कि मंगलवार को ही निकलने वाला एक समाचार पत्र था। इसका मतलब क्या होता है? उद्दंड मार्तंड का मतलब होता है समाचार सूर्य। लेकिन ये भी बता दूं 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद भी हो गया था। और इसके अंतिम अंक में जुगल किशोर जी ने लिखा था कि अब समाचार सूर्य अस्त हो रहा है। और वैसे आपको बता दूं कि 2026 में हिंदी पत्रकारिता ने 200 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विभिन्न राज्यों में 200 साल की यात्रा उद्दंड मार्तंड से डिजिटल युग तक, इस थीम पर, इस विषय पर विशेष कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए। ठीक है, तो 30 मई को याद रखेंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस होता है। और 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस भी ध्यान में रखना है ना। 2024 से इसको मनाना हम शुरू कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपने कहा हिंदी का पहला न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड है। अब आप मुझे बताओ कि भारत का पहला जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? चलो वो तो मैं बता देता हूँ, वो था बंगाल गजट। आप ही बता दो उसको प्रकाशित करने वाले कौन थे और कब लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी देखो अब ये मई का महीना खत्म हो गया, कल हम जून में एंटर कर जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मई के देखो मई में बहुत सारे डेज, और जब भी डे वाला प्रश्न आता है मैं हर बार आपको सारे डेज रिवाइज कराता हूँ। अब मई जाते जाते एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ बोलना मेरे भाई, है ना। आखिरी दिन है, विदाई दे रहे हैं मई को, तो मेरे साथ साथ बोलना। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि मई के पहले मंगलवार को था। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस भी था। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस था। फिर 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे और
29 मई को ही संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। और 29 मई को ये तो हो गया इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और 30 मई को आज हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया। तो ये पूरा मई आपका कवर होता है भैया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के खम्मम जिले के वेंकटपुरम गांव में भारत का पहला महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र ये शुरू किया गया है। इसकी क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की, इस सोलर पावर प्लांट की, तो 1 मेगावाट की क्षमता है और इसे लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं और इस प्लांट से हर महीने लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए की इनकम होने की उम्मीद है। ये परियोजना इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत विकसित किया गया है इस परियोजना को, और राज्य सरकार ने भूमि सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण देकर के मदद की है। तो इसका महत्व क्या है? महिलाओं को एक तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। वैसे तेलंगाना का लक्ष्य आपको पता है 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य है। तो इस तरह की योजना इसमें मदद करेगी और सरकार ऐसे ही हर जिले में परियोजनाएं शुरू करने की योजना भी बना रही है। अब बात तेलंगाना की हो रही है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था 2 जून 2014 को। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हो गया, पशु है जिंका, हिरण है, वृक्ष है जम्मी चेटू, पुष्प है तांगेदू, उत्सव है सदर सम्मेलन। उसके अलावा आपको याद है निवेशक निधि पहल के दूसरे चरण को शुरू किया गया था हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम अभी विंग्स इंडिया 2026 हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रेकडाउन शुरू किया था। 23वें बायो एशिया 2026 सम्मेलन का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। अब इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना यहाँ शुरू हुई। भू भारती पोर्टल यहाँ लॉन्च हुआ। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अभी तेलंगाना में 2 नई पहल शुरू की थी। एक तो अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग नोटिफिएबल डिजीज के रूप में घोषित किया था। दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 जो होगा, अभी होगा जून के महीने में होगा, ये गाचिबौली स्टेडियम हैदराबाद में ही होगा। और डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम की एक नई योजना भी शुरू की और भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी अभी स्काईरूट एरोस्पेस बनी है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में ही है। और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत का पहला PM मित्र पार्क का भी अभी उद्घाटन किया था। ठीक है, तो तेलंगाना से ये सारे लेटेस्ट प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी संसद ने किसे मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा जेनेज जेंसा। तो स्लोवेनिया पार्लियामेंट ने जेनेज जेंसा को प्रधानमंत्री के रूप में भी मंजूरी दे दी है। और ये जेनेज जेंसा स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है और वे अब 4थी बार स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बने। मैं आपको पहले स्लोवेनिया लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में स्लोवेनिया, यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल क्या होती है? जुब्लिजाना। जुब्लिजाना कैपिटल है, करेंसी है यूरो। आपको बता दूं ये देश 2004 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश बना और स्लोवेनिया ने ईंधन संकट के कारण राशनिंग यानी कि लिमिट लागू करने वाला, फ्यूल पर लिमिट लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना था। और अभी इसी के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं कौन? जेनेज जेंसा इनका नाम है। अब जब भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, आपको पता है अभी लेटेस्ट जिन भी देशों में नए लीडर जो भी बने, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, चांसलर, तो वो प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर। अभी हमने देखा गिनी देश के राष्ट्रपति बने थे मामाडी डोम्बोया। नीदरलैंड के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर रॉब चेटेन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खमेनेई को। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति तोलाम। इराक के नए राष्ट्रपति निजार मेदी। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेग्यार। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रुमेन रादेव। कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लौरा वर्जीनिया। युगांडा के राष्ट्रपति योवरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार। इराक के प्रधानमंत्री अली फलिम कादिम। और सेनेगल के अभी नए प्रधानमंत्री अहमदो अल अमीनो लो बने थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा
मुझे पता है। तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। बाकी इनकी पीडीएफ आपको डेली मिली जाती है। प्रैक्टिस के लिए जो मॉक टेस्ट है, जो क्विज है, वो भी आपको मिल जाता है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस अभी कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 मई को। फिर आपसे पूछा अभी राजा रणधीर सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध था निशानेबाजी से। फिर पूछा कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के अध्यक्ष बन गए पी जवाहर नाम है। फिर पूछा क्यू सेफ समिति का गठन किया अभी आरबीआई ने। और एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है, तो आंसर होगा चंडीगढ़। फिर पूछा इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम, ये बुक का नाम है, अब इसको लॉन्च किया गया। पूछ रहे इसके लेखक कौन है, के अरुमुगम उनका नाम है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में हम किस खेल को शामिल कर रहे हैं, तो आंसर होगा योगासन। और ये होंगे कहाँ पे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 वाले भारत में होंगे, गुजरात में। फिर अगले में पूछा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड पदक किन भारतीय शांति सैनिकों को प्रदान किया गया, एक तो लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। और सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो अहमदो अल अमीनो लो। फिर पूछा था पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा भाला फेंक जेवलिन थ्रो। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर होगा दुबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।